नमस्कार दोस्तों, जीके डेटा चैनल में आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारत का इतिहास के जो क्वेश्चन सीरीज़ थे उसका दूसरा पार्ट आया है। पहला पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक जीके डेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन की सीरीज़। आज हम लोग 25 क्वेश्चन कम से कम कवर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ढेर सारे क्वेश्चन जो भी हम लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ताम्र पाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थीं? तो इसका सही ऑप्शन होगा कांसा धातु की। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहली आती है पाली और फिर प्रामवत। जैसा कि आपको मालूम है पाली जो है बहुत ही पुरानी और प्राचीन भाषा है, तो इसलिए पाली इसमें सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है। फिर उसके बाद प्रामवत है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन थे? अगर प्राचीन नगर की बात की जाए तो मोहनजोदाड़ो जो है सबसे प्राचीन नगर था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ कई जगह इसमें कई लोगों ने इसको बोला है कि मृतकों का नगर अथवा मुर्दों का टीला। ये जो मुर्दों का टीला है ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, या मृतकों का नगर, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में काफ़ी ज़्यादा मृतक पाए गए थे, या फिर उनके जो शव होते हैं, उनकी हड्डियां होती हैं, उसको पाया गया था। इसलिए मोहनजोदाड़ो को मुर्दों का टीला बोला गया। मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे स्थित था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोहनजोदाड़ो किस नदी पर स्थित था। ये अगर आपको ऑप्शन देता है सिंधु नदी, रावी नदी, कृष्णा नदी या महानदी, ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें आपका सही ऑप्शन होगा सिंधु नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो विशाल स्नानागार ये मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो और ये विशाल जो मृतकों का टीला है और मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार, ये दोनों पाए गए थे। ठीक है, वो उसका मतलब होता है, और ये विशाल स्नानागार यहाँ पाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जाता है, या फिर ऐसे बोला जा सकता है कि मोहनजोदाड़ो में क्या पाया गया था? तो विशाल स्नानागार पाया गया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना से मानते हैं? तो ये अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान की पूरी जो महत्वपूर्ण बात बोले जाए कि हिंदुस्तान की शुरुआत, तो आर्यों के आगमन से हिंदुस्तान की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि आर्य जहाँ से आए थे, जब से आए थे तब से हिंदुस्तान की इतिहास की एक तरह से प्रारंभ माना जाता है, या फिर मोहनजोदड़ो के हड़प्पा की खोज मानी जाती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लें तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दी हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की थी? ठीक है, ये तो फैक्चुअल डेट और टाइम की बात है, तो यहाँ पे ये फैक्ट है और इस फैक्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, या फिर हमेशा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जा रहा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्यतः हड़प्पा संस्कृति या फिर हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है, या फिर इसको लिखा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम सभ्यता कौन है? अगर भारत की प्रथम सभ्यता के बारे में बात की जाए तो भारत की प्रथम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सदस्य सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई है? तो अगर इसकी बात की जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये ऊपर की ओर, यानी कि राजस्थान से लेकर ऊपर की ओर पश्चिमी क्षेत्र में पूरी सभ्यताएं उजागर हुई हैं, क्योंकि सिंधु नदी यहीं पे थी और सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता वहीं से चालू हुई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए कहीं कि
सर्वप्रथम यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, वो थे द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था, यानी कि डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार अगर माना जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व था। ठीक है, यहाँ पे पूरा 1000 साल जो अगर देखा जाए तो 1000 साल यहाँ पे पूरा 1000 साल का पूरा काल था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, तो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल देखा जाए वो भी किसके अनुसार, डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति के कितने वर्ष जीवित रही या फिर कितने वर्ष तक रही हड़प्पा सभ्यता, तो वही लगभग जैसे कि हमने कहा अभी कि लगभग 1000 वर्ष जो रही है, तो इसकी अवधि अगर कही जाए तो 1000 वर्ष होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर मोहनजोदाड़ो की बात की जाए या फिर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो पूरे को अगर देखा जाए तो उसमें ईंटों के जो नगर प्राप्त हुए थे, विशाल स्नानागार प्राप्त हुए थे, तो इस वजह से इसको नगरीय सभ्यता के रूप में कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी। तो जैसा कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु इसमें नाम जो जुड़ा हुआ है वो नदी के कारण ही जुड़ा हुआ है। तो सिंधु नदी मुख्य रूप से सिंधु नदी किनारे और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके किनारे बसा हुआ था। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे। तो अधिकांश नगर जैसा कि आपको मालूम है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह बंजारे के रूप में थे, यानी कि जहाँ जहाँ सिंधु नदी या फिर जहाँ जहाँ पानी जाता था वो अक्सर वहीं पे बंजारे के रूप में वहीं पे रहने लगते थे। तो ये नदियों के किनारे रहते थे, जहाँ जहाँ नदी रहती थी वहीं वहीं किनारे पर रहते थे, पानी के स्रोत के पास। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम या जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रमुख स्थल पे कौन कौन से हैं, पंजाब और हड़प्पा जो सिंध में मोहनजोदाड़ो। ठीक है, पंजाब कहाँ पर है, सॉरी हड़प्पा कहाँ पे है, पंजाब में, और जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंध में। ठीक है, तो ये 2 स्थान ऐसे थे जहाँ पे 2 स्थल जो थे वो सर्वप्रथम सिंधु के पाए गए थे। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा की अगर केवल बात की जाए तो हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो ये अभी मौजूदा हाल में अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान साहिवाल में इसकी जो स्थिरता मिलती है, या फिर जो अभी मौजूदा रूप में पाकिस्तान साहिवाल में है। हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा वासी मूल निवासी कहाँ के थे, यानी कि वो जो एक तरीके से मूल रूप से रहने वाले वो कहाँ के थे। तो ये बोला जाता है या फिर ऐसा माना जाता है कि ये फिनिशिया के रहने वाले थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। सेम क्वेश्चन अभी जैसा कि हम लोगों ने सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा को पढ़ा, वैसे ही इसमें हड़प्पा कहाँ स्थित था, पाकिस्तान साहिवाल। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ का होगा, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो हम लोगों के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं या फिर उसके प्री होते हैं उसमें क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मुहरों पर, यानी कि जो उनकी मुहर होती थी, कौन से सैंधव स्थल में उत्खनन जब हुआ था तो वहाँ पे कुछ मुहर प्राप्त हुई थी, उस मुहर में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ। हालांकि वहाँ कई ऐसे मुहर पाए गए जिसमें कई ढेर सारे पशुओं का उत्कीर्ण था, लेकिन मुख्यतः यानी कि ज़्यादातर किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है, वो है बैल। ठीक है, तो बैल का सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण हुआ है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि बैल को ये लोग एक तरह से पशु के जो गुरु होते हैं, यानी कि जो देवता होते हैं, उनके रूप में इन्होंने माना, इसीलिए मोहरों पर बैल का जो है उत्कीर्ण करवाया हुआ था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था। यानी प्रधान बंदरगाह की अगर बात की जाए तो लोथल बंदरगाह, यानी कि लोथल कहाँ पे है, पंजाब में है। ठीक है,
सॉरी गुजरात में है, तो गुजरात जो है वहाँ पे बंदरगाह के रूप में ये उत्कीर्ण प्राप्त होता है। तो ये अगर बंदरगाह की बात की जाए तो बंदरगाह कहाँ होता है, समुद्र के किनारे होता है। और समुद्र कहाँ से लगा हुआ है सबसे पहले, तो गुजरात से। तो इसलिए गुजरात में ये लोथल बंदरगाह, जो कि बहुत ही प्रधान बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। हालांकि बंदरगाह के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। बंदरगाह एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो जहाँ पे सारी नौकाएं या फिर नाव जो रुक कर आती हैं, वहाँ पे जो क्या कहते हैं व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश में, तो वहाँ बंदरगाह जो है, यहाँ यहाँ पर सारी जो नाव होती हैं, जो व्यापारिक नाव होती हैं, वहाँ पे आके रुकती हैं। तो प्रमुख जो बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो लोथल था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई थी। तो सबसे पहले अगर देखें पश्चिमी भारत की अगर बात करें, तो पश्चिमी भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर और इधर पंजाब, गुजरात, राजस्थान। पंजाब ले लिया जाए, हरियाणा ले लिया जाए, गुजरात ले लिया जाए और राजस्थान ले लिया जाए, तो ये जो भारत के क्षेत्र हैं जो किनारे के, यानी कि पश्चिमी भारत के, और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश जो कि हरियाणा से मिलता जुलता है, उसका क्षेत्र जो है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आता है। और साथ में जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि बलूचिस्तान, यानी कि जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत, या फिर सिंधु, एक जो जगह का नाम है सिंधु पाकिस्तान। तो ये जो विस्तार क्षेत्र है, इन्हीं जो 5-6 करीब 8 जगह पे जो घिरा हुआ है, तो ये सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कुल मिला के यहीं पर स्थित है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने वर्गों में विभाजित था। यानी कि अगर समाज को देखा जाए तो कुछ वर्ग बनाए गए थे कि किन जो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग अभी हम लोग जो मानते हैं, उसी हिसाब से उस कुछ वर्गों में विभाजित था। जो कि वर्ग जैसे कि 4 विद्वान, ओह, व्यवसायी और श्रमजीवी। यहाँ पे जो हम लोगों को ये 4 वर्ण जो बताए जाते हैं, उन्हीं की तरह यहाँ पे 4 वर्ग के हिसाब से बांटा गया था। तो ये था जो 25 क्वेश्चन आज के हम लोगों ने कवर किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाई होगी और ये क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक होंगे, या फिर जो एग्ज़ाम में फिर से हो सकता है पूछे जा सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कल इसका पार्ट 3 वीडियो लेकर आऊँगा, जो कि अगले 50 क्वेश्चन कल हम लोग कवर करेंगे जल्दी जल्दी से, ताकि हम लोगों का जो एक टारगेट है 150 प्लस क्वेश्चनों का, वो कंप्लीट हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, तो अभी जाकर यहाँ पे जो लिंक आ रहा है, वहाँ पे आप जाके डिस्क्रिप्शन लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अन्य तक पहुँच सके। धन्यवाद।